राघव की बातें हीर के दिमाग में घूम रही थीं। उसने आज जो कुछ भी श्लोक के बारे में कहा था उस सब पर हीर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि श्लोक ने उससे शादी क्यों की। कहीं ना कहीं राघव की बात सच्ची थी कि श्लोक को लड़कियों की कमी तो नहीं थी। वो किसी भी लड़की से शादी के लिए पूछता तो वो उसे हाँ ही बोलती। तो फिर उसने हीर से शादी क्यों की? वो यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। श्लोक वहाँ पहले से ही मौजूद था और जब उसने हीर को अपने ही ख्यालों में गुम देखा तो उसने हीर को आवाज़ लगाई, लेकिन हीर को तो जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वो अपनी ही सोच में खोई हुई बेड पर जाकर बैठ गई। श्लोक को अजीब लगा तो वो हीर के पास आकर बैठ गया। हीर ने अब भी गौर नहीं किया तो श्लोक ने उसके आगे चुटकी बजा दी और हीर होश में आ गई। आर यू ओके? श्लोक ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, हीर ने बस इतना ही कहा तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कल रात से नोटिस कर रहा हूँ मैं कि तुम परेशान हो। कोई बात है अगर मन में तो शेयर कर सकती हो। हीर ने कुछ पल के लिए श्लोक के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की थी श्लोक जी? श्लोक को समझ ही नहीं आया कि हीर ने अचानक से ऐसा क्यों पूछ लिया, इसलिए वो बोला, ये कैसा सवाल है हीर? अचानक से ऐसा क्यों पूछा तुमने? बस मुझे जानना है। आप तो इतने बड़े आदमी हो, आपको लड़कियों की कोई कमी नहीं है। उस रात अगर एक लड़की ने आपसे शादी करने के लिए मना किया तो आप अपने लिए किसी दूसरी लड़की को चुनते। वो शादी करने के लिए खुशी खुशी मान जाती। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आप और मैं तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, और जितना जानते थे उसमें एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ ही पाल रखी थी। तो फिर मुझसे शादी करने का क्या कारण था? श्लोक सोच में पड़ गया था कि वो हीर को अब इस बात का क्या जवाब दे। शादी करने के वक्त श्लोक को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो हीर से प्यार करने लगेगा, लेकिन अभी वो इतने साधारण तरीके से हीर के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हीर से अपनी अभी की फीलिंग को छुपा लिया। मैं उस वक्त सोचने की हालत में नहीं था हीर। उस लड़की का मुझे अचानक से शादी के लिए मना कर देना और दादू की बिगड़ती तबीयत, मैं सोच ही नहीं पाया कुछ भी। और तभी तुम्हारा दुल्हन के रूप में मेरे सामने आना मेरे गुस्से को और भड़का गया। उस समय मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा आ गया था और मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मैं तुमसे शादी करता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे एहसास करा गए थे कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब दादू ने कहा कि वो तुमसे मेरी शादी करवाना चाहते थे तो फिर मैं पीछे नहीं हट सकता था। इन शॉर्ट, तुमसे शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दादू के लिए की थी। श्लोक ने जवाब दिया तो हीर ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। दिल भर आया था उसका। उसे राघव की बातें सही लगने लगी थीं कि अपने दादू के लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत है। कहीं उसकी सच्चाई जानकर तुम उसे छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए जैसा तुम बोल रही हो वो वैसा ही कर रहा है। श्लोक ने हीर की आंखों में आंसू देखे तो वो बोलने लगा, हीर, मुझे सच में इस बात का दुख है कि मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की। अगर दादू बीमार ना होते और तुम उन्हें पसंद ना होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। श्लोक को लगा कि हीर इस बात से दुखी है कि श्लोक ने बिना उसकी मर्जी से उससे शादी की, जबकि हीर के दुख का कारण कुछ और ही था। उसे लगा था कि श्लोक उसे बता देगा कि वो हीर से प्यार करता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसमें हर कदम पर हीर को श्लोक का उसके लिए प्यार महसूस हो रहा था। श्लोक की बातों से हीर का दिल टूट गया। उसने श्लोक की ओर देखे बिना ही कहा, मुझे और कुछ नहीं जानना। जो हो गया उस पर सफाई नहीं चाहिए। मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो श्लोक से थोड़ी दूरी बनाकर उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। श्लोक को अजीब तो लगा, लेकिन उसने मन में सोचा, हीर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मेरे प्यार का इजहार सुनना चाहती हो, लेकिन मेरी जान, यह श्लोक सहगल इतने सिंपल तरीके से तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। तो मेरी मोहब्बत हो तो जितनी स्पेशल तुम हो उतना ही स्पेशल मेरा प्रपोजल होगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच माई बेबी। दूसरी तरफ हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहती थी कि श्लोक उससे शादी करने की बात के साथ उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कबूल कर ले
और वो राघव को गलत साबित कर दे। लेकिन श्लोक ने तो उससे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने दादू के लिए ही की थी। इसका मतलब जो राघव ने कहा वो सब सच हो जाएगा। श्लोक अपने दादू के जाने के बाद उसे छोड़ भी सकता है। जिस इंसान के पीछे श्लोक ने हीर से रिश्ता जोड़ा था, अगर वो इंसान ही नहीं रहेगा तो उनके रिश्ते का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। फिर हीर क्या करेगी? श्लोक तो प्रैक्टिकल आदमी है, वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हीर, वो ऐसी नहीं है। उसके लिए शादी जैसा रिश्ता बहुत अनमोल है। हीर अपनी इसी सोच में उलझी रही। उसे भी अब श्लोक पर भरोसा होने लगा था और कहीं ना कहीं उसके दिल में श्लोक के लिए जगह बनने लगी थी। लेकिन श्लोक की बातों से हीर बहुत हर्ट हो गई थी और अब उसे राघव की बातें सच लगने लगी थी। इसके बाद हीर ने श्लोक से बिल्कुल भी बात नहीं की। रात में भी वो जल्दी सो गई थी। श्लोक समझ गया था कि हीर उससे नाराज हो गई है क्योंकि श्लोक ने उसके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया था। लेकिन श्लोक हीर को स्पेशल फील करवाना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। हो लो, जितना नाराज होना है हीर। जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर आई खुशी के लिए मैं तुम्हारी आज की नाराजगी भी सहने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ वक्त की बात और है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मैं कभी भी नहीं जाने दूंगा। हीर को सोता हुआ देखकर श्लोक ने मन ही मन सोचा। आजकल अयान ऑफिस में देर तक रुकने लगा था। अयान जब जब सालू से मिलने के लिए उसके रूम में जाता था, तब राघव और सालू को एक साथ देखकर वो बाहर से ही वापस आ जाता था। जब से राघव घर आया था, वो श्लोक को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सालू के साथ बिताता था। आज अयान जब घर लौटा तो रात के 11:30 बज गए थे। वो अपने कमरे की ओर जाने लगा तो जाते जाते सालू के कमरे के आगे रुक गया। ना जाने क्यों उसका दिल किया कि एक बार वो सालू को देख ले। इधर सालू को नींद में फिर से वही सब दिखाई दे रहा था। ठाकुर का उसके करीब आना और उसे गलत तरीके से छूना। वो नींद में ही कसमसाने लगी। अयान ने उसके कमरे का दरवाजा जब खोला तो उसे सालू की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। दूर रहो मुझसे, मुझे जाने दो प्लीज। पापा मुझे बचा लीजिए। यह सब सुनते ही अयान जल्दी से उसके पास आकर बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, सालू, सालू। अयान के बोलने से सालू की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। फुल एसी में भी वो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। अयान को देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उसके गले लग गई और फपक पड़ी। अयान के हाथ तो हवा में ही रह गए, लेकिन उसकी धड़कनें जरूर बढ़ गई थीं। फिर उसने धीरे से अपना हाथ सालू के बालों पर रखा और उसके बाल सहलाने लगा और बोला, तुम ठीक हो? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं भुलाए नहीं भूल पा रही हूँ वो सब जो कुछ उस आदमी ने मेरे साथ किया। मुझे उसके हाथ अपने ऊपर महसूस होते हैं। खुद से घिन आती है मुझे अयान। रोते हुए सालू ने अयान को अपने मन में चल रही बातें बताई। अयान को उस आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने सालू के साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। और उसने सोच लिया था कि वो श्लोक से इस बारे में बात करेगा और उस आदमी का पता लगाकर उसे उसके किए की सज़ा देगा। फिलहाल सालू को संभालना जरूरी था, इसलिए उसने सालू को शांत कराया और जब वो उसे खुद से दूर करने लगा तो सालू ने उसे और ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सालू ने उससे कहा। तो अब अयान ने उसे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि वो खुद बेड की टेक लगाकर सालू को अपनी बाहों में भरकर बैठ गया। सालू को अयान के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा था और दोनों ही कुछ देर बाद ऐसे ही सो गए। अगली सुबह राघव हमेशा की तरह सुबह सुबह अपनी चाय लेकर सालू के कमरे में आ गया और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जब उन दोनों की नींद खुली तो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। राघव ने अपने सामने का नज़ारा देखने के बाद अपने गले को साफ करने का नाटक किया तो अयान और सालू दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अयान को अब बुरा लगने लगा कि सालू को कैसा लग रहा होगा इस वक्त कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की बाहों में है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सालू और राघव के बीच कोई गलत फहमी आए, इसलिए वो जल्दी से बोला, राघव प्लीज़ गलत मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिख रहा है। वो बस कल रात को सालू नींद में डर गई थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था
इसलिए उसे देखने के लिए आ गया। वो डरी हुई थी, इसलिए मैं उसके साथ रुक गया। मैं समझ सकता हूँ अयान सर, डोंट वरी, मुझे मेरी सालू पर पूरा भरोसा है, राघव ने कहा। तो अब अयान भी कुछ रिलैक्स हो गया। अब वो वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए बिना सालू की ओर देखे वो कमरे से बाहर निकल गया। सालू भी शर्मिंदा हो गई थी कि वो कैसे अयान के इतने करीब चली गई। दूसरी ओर हीर जब उठी तो श्लोक कमरे में नहीं था, इसलिए वो नहाने के लिए चली गई। हीर अभी तक अपनी ही धुन में थी कि उसने ये तक गौर नहीं किया कि उसने नहाकर अपने कपड़ों की जगह श्लोक की टी शर्ट पहन ली थी। वो नहाकर आई थी और उसके बाल अभी तक गीले थे। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसे रह रहकर श्लोक का ये कहना याद आ रहा था कि उसने हीर से शादी सिर्फ अपने दादू के लिए की है। तो इतने दिन से जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या वो सब एक दिखावा है? श्लोक जी ने हर बार मेरी टेंशन को दूर करने के लिए मुझ पर प्यार जताया है और मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो सब झूठ है। क्या कोई किसी को पाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर सकता है? हीर अपनी ही सोच में उलझी हुई उस कमरे में बने तीसरे दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो गई। यह दरवाजा श्लोक के पर्सनल जिम में खुलता था, जहाँ श्लोक रोज हीर के उठने से पहले ही एक्सरसाइज किया करता था। हीर को इस बारे में पता ही नहीं था। वो अपने में ही खोई हुई वहां खड़ी थी जब श्लोक उस दरवाजे से बाहर निकला और हीर से टकरा गया। हीर गिरने वाली थी जब श्लोक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। हीर तो श्लोक को देखकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। श्लोक की पूरी बॉडी इस वक्त पसीने में भीगी हुई थी और उसके एब्स वाली मस्कुलर बॉडी हीर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। यही कुछ हाल श्लोक का था, क्योंकि हीर ने सिर्फ श्लोक की टी शर्ट पहन रखी थी, जो कि उसे ओवर साइज थी और वो इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। श्लोक का गला सूखने लगा था क्योंकि हीर के एक शोल्डर से टी शर्ट खिसक गई थी। वो अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था और ना चाहते हुए भी उसने हीर की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। हीर ने मधोसी से अपनी आंखें बंद कर ली और इस पल में वो अपनी नाराजगी भी भूल गई। श्लोक के हाथ हीर की नाजुक कमर को होल्ड किए हुए थे और वो धीरे धीरे सरकता हुआ हीर को अपने साथ बेड पर ले आया। हीर भी इस समय होश में नहीं थी और श्लोक के बालों में हाथ फेरने लगी। श्लोक अब पूरी तरह से हीर के ऊपर आ गया था और उसने हीर को किस करना शुरू कर दिया था। दोनों ही काफी देर तक अपने उन खूबसूरत लम्हों में खोए रहे। दोनों को ही कोई होश नहीं था कि वे दोनों कितना आगे बढ़ रहे हैं। तभी कमरे का दरवाजा बजने लगा और दोनों ही होश में आ गए। श्लोक हीर के चेहरे को गौर से देख रहा था। हीर का पूरा चेहरा लाल हो गया था। श्लोक के समय हीर से दूर नहीं होना चाहता था। वो फिर से हीर के ऊपर झुक गया था, लेकिन दरवाजा फिर से बजने लगा। तो इस बार हीर ने श्लोक के सीने पर अपने हाथ रख दिए और उसे खुद से दूर कर दिया। श्लोक को इस वक्त दरवाजा बजाने वाले पर गुस्सा आ रहा था। हीर उसके साइड से निकलकर बाथरूम में चली गई और श्लोक ने खुद को नॉर्मल किया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अयान खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा काफी परेशानी से भरा हुआ था। हमेशा हंसते खेलते अयान के चेहरे पर गंभीरता देखकर श्लोक को अटपटा लगा। उसने उसे कमरे में बुलाया और सोफे पर बैठाकर पूछने लगा, क्या बात हो गई? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? भाई, आई विल किल दैट बास्टर्ड, अयान ने गुस्से में कहा। तो श्लोक को समझ ही नहीं आया कि अयान किसके बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में बोल रहे हो तुम? श्लोक ने पूछा। भाई, जिसने सालू के साथ वो घटिया हरकत की थी। आपको पता है, वो बेचारी रातों में सो नहीं पाती है और रोती रहती है। कल रात को भी वो कितनी परेशान थी। मुझे उसे देखकर उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे इस तरह से परेशान किया है। अयान ने श्लोक को अपने गुस्से का कारण बताया। शांत हो जाओ अयान, बहुत जल्द उन सब लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। श्लोक ने उसे समझाया तो अयान बोला, भाई, आप चीजों को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? यही सब हीर भाभी के साथ हुआ होता तो क्या आप चुपचाप बैठ जाते? अयान, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। इस बार श्लोक को भी गुस्सा आ गया था। मत भूलो कि वो आदमी हीर को ही अपने साथ ले जाना चाहता था। हीर नहीं मिली
तो बदले में उसकी बहन को उठा ले गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे सालू की फिक्र नहीं है? मुझे एहसास नहीं है कि उस पर क्या बीती होगी? मैं जानता हूँ कि यह सब किसने किया है, लेकिन इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, और जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता, मैं उस आदमी को भनक नहीं लगने देना चाहता कि मैं उसके पीछे हूँ। श्लोक की बातें सुनकर अयान को अब अपनी बोली हुई बात का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। सालू की हालत देखकर मैं इमोशनल हो गया था। इतना बोलकर वो श्लोक के गले लग गया। श्लोक ने भी उसकी पीठ थपथपा दी। अयान चला गया था, जबकि श्लोक अब वहीं सोफे पर बैठ गया और उसने मन में सोचा, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम लोग हीर के पीछे क्यों पड़े थे, उसके बाद तुम्हारी जान लेने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाथरूम में हीर शावर के नीचे खड़ी हुई भीग रही थी। कहना मुश्किल था कि उसके चेहरे पर पानी था या आंसू, क्योंकि वो साथ में रो भी रही थी। उसे श्लोक का खुद के करीब आना इतना अच्छा लगा था कि वो 1 मिनट में पिघल गई और श्लोक के इतने करीब पहुंच गई। लेकिन दुख इस बात का था कि श्लोक को तो उससे प्यार ही नहीं था। सही बोल रहा था राघव, श्लोक सिर्फ और सिर्फ हीर की खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ था। उसी पैशन में वो हीर के इतने करीब आ जाता है। हीर को श्लोक के इस रवैये पर गुस्सा आ रहा था। आज अगर दरवाजा न बजा होता तो हीर और श्लोक एक हो गए होते। यही सब सोचते हुए हीर अब बाथरूम से रेडी होकर बाहर आ गई और बिना एक बार भी श्लोक की ओर देखे वो कमरे से बाहर निकल गई। श्लोक को हीर का यह व्यवहार अजीब लगा, क्योंकि उसे लगा था कि हीर की रात की नाराजगी शायद अभी तक खत्म हो गई होगी। श्लोक और उसकी नज़दीकियों से उसे इतना तो पता चल ही गया होगा कि श्लोक के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है। लेकिन श्लोक अभी तक इस बात से अनजान था कि हीर के दिमाग में उसके खिलाफ राघव ने जो जहर भरा है वो हीर को सच लगने लगा है। कुछ देर बाद श्लोक भी रेडी होकर नीचे आया। सबने नाश्ता किया और उसके बाद श्लोक और राघव अनिल बंसल के चौथे की बैठक के लिए निकल गए। वहां पहुंचने के बाद श्लोक सीधा हॉल में गया, जहां अनिल की बड़ी सी तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। श्लोक ने जाकर तस्वीर पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर नमन किया। पास ही में अरविंद बंसल खड़ा था। श्लोक उसके पास गया और उससे हाथ मिलाकर बोला, आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी कोई उम्र नहीं थी उनके जाने की, लेकिन उस ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्लोक की बातें सुनकर अरविंद को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त इतनी मीडिया और लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसने श्लोक को गले से लगा लिया और उसके कान में बोला, तू नहीं जानता सैगल कि तूने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है। मेरे भाई की मौत का बदला तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा, और वो भी सूद समेत। हिम्मत से काम लीजिए, आगे न जाने क्या क्या देखना पड़े। श्लोक ने भी बंसल की धमकी के बदले में उसे धमकी ही दी थी। ये बातें इतनी धीरे धीरे बोली गई थीं कि किसी दूसरे को नहीं पता चला कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। कुछ देर बाद श्लोक और राघव वहां से घर के लिए निकलने लगे। तभी श्लोक के फोन पर सचिन का कॉल आने लगा। उससे बात करने के बाद श्लोक ने राघव से कहा, तुम कैब से घर चले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं थोड़ी देर बाद घर आऊँगा। श्लोक अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। उसके ख्यालों में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हीर घूम रही थी। जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ मैं हीर, लेकिन तुमने आज मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया। नहीं रोक पाया मैं खुद को और चला गया तुम्हारे करीब। तुम्हारा साथ मिलने से मुझे भी तुम्हारा मेरे लिए प्यार और भरोसा महसूस हुआ आज। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बस आज रात का इंतजार है मुझे। अपने मन में यह सब सोचते हुए श्लोक ने किसी को कॉल मिला दिया। कुछ ही देर में सामने वाले आदमी ने फोन उठा लिया तो श्लोक बोला, हेलो मिस्टर भंडारी, मैंने आपको जो काम करने के लिए बोला था कल रात को, वो हुआ कि नहीं? सामने से भंडारी की आवाज आई। जी सर, मेरे आदमी अपना काम करके आपके घर से निकल भी गए,
किसी ने उन्हें देखा तो नहीं? श्लोक ने पूछा। जी नहीं सर, वो लोग पीछे के रास्ते से ही अंदर घुसे थे और आपका एक सिक्योरिटी गार्ड पूरे समय उनके साथ ही था। हमने छत पर जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया था। आपके गार्ड के पास ही चाबी है जो वो आपको दे देगा। ठीक है मिस्टर भंडारी, थैंक यू सो मच। आपकी पेमेंट थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगी। श्लोक ने इतना बोलकर कॉल काट दिया। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा हीर, बता दूंगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम पर अपना कोई हक नहीं जताऊंगा। श्लोक ने हीर के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था और वो इस समय इस बारे में ही सोच रहा था। राघव घर पर आ गया था और मौका देखकर वो हीर के पास पहुंच गया। हीर जो इस वक्त अकेली डाइनिंग टेबल पर बैठकर दादू और सालू के लिए फ्रूट काट रही थी, अचानक से राघव को खुद के सामने देखकर वो असहज हो गई। क्या सोचा तुमने मेरी बातों के बारे में? राघव ने पूछा। अभी कुछ नहीं सोचा है मैंने, हीर बोली। हीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। श्लोक ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमसे शादी की है। वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसका गुस्सा, उसका घमंड, उसके लिए उसका रुतबा, बिजनेस, पैसा, यही सब मायने रखता है। प्यार जैसी चीजों के लिए वो इंसान बना ही नहीं है। अगर वो किसी से प्यार करने लायक होता तो क्या वो लड़की उसे ऐन मौके पर छोड़कर जाती? हीर के पास फिलहाल राघव की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में जब आई तो उसने बेड की ओर देखा जो अभी तक वैसे ही सिलवटों से भरा हुआ था। उसे सुबह का नज़ारा याद आ गया, कैसे वो और श्लोक एक दूसरे के बेहद करीब चले गए थे। वो मनी मन सोचने लगी, इस समय मैं अकेले श्लोक जी को कैसे दोष दे दूं? वो जब भी मेरे करीब आते हैं मैं अपने होश खो बैठती हूँ। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन श्लोक जी पर ही भरोसा करने का दिल चाह रहा है मेरा। कैसी कशमकश में उलझा दिया है आपने मुझे, भगवान, मुझे राह दिखाओ। दूसरी तरफ सचिन ने श्लोक को एक फार्म हाउस में बुलाया था। श्लोक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा सचिन ने दो आदमियों को कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था। श्लोक ने उसे इशारे से पूछा तो सचिन ने अपने एक आदमी को इशारा किया और वो उनमें से एक आदमी को पकड़कर अपने साथ अंदर कमरे में ले गया, जबकि दूसरा वहीं बंधा हुआ था। अब श्लोक और सचिन भी कमरे वाले आदमी के पास चले गए। जब वो दोनों अंदर गए तो सचिन ने बोलना शुरू किया। ये लड़का सौरभ भारद्वाज है जिसके साथ हीर की शादी फिक्स की गई थी। यह सुनते ही श्लोक ने उस लड़के की ओर देखा और उसने सचिन को आगे बोलने का इशारा किया। आगे की बात यह खुद बताएगा, सचिन ने कहा। तो श्लोक ने देखा सौरभ भारद्वाज का चेहरा डर से भरा हुआ था। श्लोक ने उसका जबड़ा पकड़ा और बोला, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तेरे नखरे झेलूं। जल्दी से बोल, क्या प्लान था नीरज और ब्रजेश ठाकुर का? सौरभ डरते डरते बोला, सर मुझे कुछ मत करना, पूरी बात मुझे भी नहीं पता। हम लोग बहुत गरीब हैं और हमें उस समय पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन अचानक से मुझे कुछ आदमियों ने मेरे घर से उठवा लिया और मुझे ब्रजेश ठाकुर की हवेली ले गए। उन लोगों की नज़र थी मुझ पर काफ़ी दिनों से। उन्होंने मुझसे एक काम करने को बोला। मुझे हीर के घर रिश्ता लेकर जाना था, उससे शादी करने के लिए तैयारी करनी थी। बरमाला तक मुझे यह नाटक करना था और उसके बाद मुझे वहाँ से चुपचाप निकल जाना था। इसके बदले में वो लोग मुझे 2 लाख रुपए देने वाले थे। मेरी भी ज़रूरत थी और वो लोग दिखने में भी खतरनाक लग रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ शामिल हो गया। उसके बाद शादी वाले दिन बरमाला से पहले ही दुल्हन भाग गई और वहाँ हंगामा हो गया। मैं भी मौका देखकर वहाँ से निकल गया। बस, इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। श्लोक ने कसकर एक घूंसा उसके मुंह पर मारा और बोला, पैसों के लिए कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाओगे तुम? कभी सोचा भी है कि उस लड़की के साथ क्या होता जिसके साथ शादी का ये खेल खेला तुमने? मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज, मैं मजबूर था। अगर मैं हाँ नहीं बोलता तो वो मुझे मार देते और मेरी जगह किसी और को भेज देते।
सौरभ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके बाद श्लोक और सचिन उस कमरे से बाहर निकल गए। सचिन ने श्लोक को अपने साथ अकेले में बुलाया और बोला, यह दूसरा आदमी नीरज का खास आदमी है। हीर को ढूंढने की जिम्मेदारी इसी को मिली थी। उस रात ये लोग ही हीर के पीछे हॉस्पिटल में आए थे। और एक और बात मुझे आज ही पता चली है। हीर की शादी इतनी जल्दीबाजी में तय करने के पीछे का कारण यह था कि नीरज को पता चल गया था कि हीर किसी लड़के से प्यार करती है और कहीं वो उस लड़के के साथ भाग ना जाए। अगर वो उस लड़के से शादी कर लेती है तो नीरज और ठाकुर का जो भी प्लान था वो चौपट हो सकता था। सचिन ने जब ये बात कही तो श्लोक हैरान रह गया। श्लोक को यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी अभी अभी सचिन ने कहा है। श्लोक का चेहरा देखकर सचिन समझ गया कि श्लोक को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा है कि हीर किसी और से प्यार करती है। ये सच है श्लोक, सचिन बोला। तो श्लोक ने कहा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं और मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि वो। श्लोक के साथ उसके मुंह में ही रह गए। उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जिस हीर को वो इतना चाहने लगा था वो तो किसी और को प्यार करती है, तो फिर वो श्लोक के करीब क्यों आ रही है। उस रात हीर अपनी शादी से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के घर ही गई थी। उसका पीछा करते हुए ही ये लोग भी उसके बॉयफ्रेंड के घर पहुंचे थे, लेकिन वो तब तक वहां से निकल चुकी थी। इन लोगों ने हीर के बॉयफ्रेंड के बाप को बहुत मारा ताकि हीर के छिपने का ठिकाना जान सके, लेकिन वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हीर अगर अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी तो फिर वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई। श्लोक ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पूछा। उन लोगों ने हीर को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था, सचिन बोला। श्लोक को गुस्सा आने लगा और वो बोला, कैसे लड़के से प्यार किया इसने कि मुसीबत में उस लड़के ने इसका साथ भी नहीं दिया। क्योंकि वो लड़का उस समय वहां था ही नहीं। अगर वो लड़का वहां होता तो हीर आज मिसेज हीर श्लोक सहगल की बजाय मिसेज हीर राघव देशमुख होती। सचिन की बोली हुई आखिरी बात सुनकर श्लोक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। राघव? श्लोक के मुंह से बस इतना ही निकला। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुन लिया था। हीर जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रही थी। उसने एक बार भी श्लोक को अपने और राघव के रिश्ते का सच नहीं बताया। हाँ राघव, हीर और राघव कुछ महीनों पहले ही एक दूसरे को मिले थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। हीर उस रात राघव के घर गई थी ताकि वो लोग उसकी मदद करें, लेकिन राघव की माँ ने हीर को बहुत ज़्यादा सुनाया और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अगर राघव उस समय वहाँ होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। हीर की मजबूरी उसे हॉस्पिटल और उसके बाद तुम तक ले आई। सचिन ने सारी बातें साफ करते हुए कहा। श्लोक का सर घूमने लगा था ये सब जानकर। जिंदगी में अपने दादू और अयान के अलावा उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। हीर उसके दिल पर पड़े हर पर्दे को हटाकर उसके दिल में घुसती चली गई। हीर की करीबियां श्लोक के पत्थर दिल को पिघलाने लगी थीं और उसी हीर ने श्लोक के साथ धोखा कर दिया। श्लोक सोचने लगा, राघव को देखकर भी हीर ने सच नहीं बताया और राघव सालू के बॉयफ्रेंड होने के बहाने उसके घर में घुस गया ताकि वो और हीर मिल सकें। तो क्या सालू भी उन दोनों के साथ मिली हुई है? इसलिए वो रिश्तों में बंधने से परहेज करता था, क्योंकि सब आस्तीन के सांप होते हैं। और आज श्लोक को यह सब बातें सच लगने लगी थीं। उसे सब कुछ अपने खिलाफ एक साजिश लग रहा था। वो तो हीर की परवाह करते नहीं थकता था। हीर को कोई तकलीफ ना हो, कोई उसे छू ना पाए, इसके लिए श्लोक पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। लेकिन उसी हीर ने राघव और अपनी बहन के साथ मिलकर श्लोक की पीठ में छुरा मार दिया था। श्लोक और हीर दोनों ही हालातों के भंवर में उलझ गए थे। दोनों के ही सामने एक दूसरे के बारे में कुछ बातें अलग ही रूप में सामने आई थीं, जिससे दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। न जाने ये गलतफहमियां इनके रिश्ते को क्या मोड़ देंगी। सहगल निवास। राघव फोन पर बात करते करते घर के बाहर की तरफ आ रहा था तो एक गार्ड उसे टकरा गया। राघव नीचे गिर गया था तो गार्ड उसे उठाते हुए जल्दी से बोला, सॉरी सर, मैं जल्दी में था तो मैंने आपको देखा नहीं। अरे लेकिन तुमको किस बात की इतनी जल्दी लगी थी
जो तुम्हें मैं दिखा ही नहीं। राघव थोड़ा चिढ़कर बोला। वो सर, मेरे घर से फ़ोन आया था। मेरी बीवी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। गार्ड ने अपनी बात बताई तो राघव बोला, हाँ तो जाओ, घर के अंदर क्या करने जा रहे थे तुम? वो मुझे टेरेस की चाबी बड़े साहब देवनारायण जी को देनी थी और उनसे कहना था कि ये चाबी श्लोक सर को दे दे। गार्ड बोला तो राघव हैरान हो गया कि श्लोक घर की टेरेस की चाबी रख कर क्या करेगा। यह सब काम तो स्टाफ का था। टेरेस की चाबी का श्लोक सर क्या करेंगे? राघव ने पूछा तो गार्ड जल्दी से बोला, वो उन्होंने छत पर मैडम के लिए। और अचानक ही उसे याद आया कि इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना था, इसलिए वो चुप हो गया। राघव समझ गया कि जरूर छत पर कुछ ऐसा है जो श्लोक ने सबसे छुपाकर रखा है। तुम एक काम करो, चाबी मुझे दे दो। बड़े सर अभी सो रहे हैं, मैं उन्हें दे दूंगा चाबी। वैसे भी मैं श्लोक सर का असिस्टेंट हूँ, तो मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। गार्ड को भी उसकी बात ठीक लगी और फिर उसे हॉस्पिटल भी जाना था, तो उसने चाबी राघव को दे दी और खुद वहाँ से चला गया। राघव ने उसके जाते ही छत की ओर रुख किया और जैसे ही उसने छत का दरवाज़ा खोला तो वो देखता ही रह गया। पूरी छत को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। हार्ट से बैलून और लाइट्स वहाँ के नज़ारे को बहुत शानदार बना रहे थे। पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए थे और फूलों से एक बड़ा सा दिल छत के बीचों बीच बनाया गया था। श्लोक ने अपने और हीर के लिए आज की रात को खूबसूरत और ख़ास बनाने के सारे इंतजाम छत पर किए थे। छत की दूसरी तरफ पर्दों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा बेड लगा हुआ था, जिसके पास आई लव यू लिखकर सजाया गया था। टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास रखे हुए थे। राघव का तो यह सब देख कर ही दिमाग घूम गया। उसका दिल कर रहा था कि वो इस सजावट को ख़राब कर दे और वहाँ पर जो भी सजावट की है उसको आग लगा दे, लेकिन अभी उसे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने की ज़रूरत थी और उसने वही किया। वो वहाँ से बिना किसी चीज़ को छुए छत के दरवाजे को ताला लगाकर नीचे आ गया। उसके दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि आज लोग ये सब करके हीर को अपना बनाना चाहता है और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। राघव ने तय किया था कि वो हीर को अभी फैसला लेने को कहेगा और यह बात कुछ दिन के लिए श्लोक को छुपाकर रखने को भी बोलेगा। साथ ही वो हीर को श्लोक से दूर रहने की कसम भी दे देगा, ताकि वो श्लोक के करीब ना जाए और श्लोक हीर को अपना ना बना सके। राघव हीर के कमरे में पहुंच गया था। हीर अभी तक बेड पर लेटी हुई श्लोक के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे राघव के आने का पता ही नहीं चला। राघव उसके करीब पहुंच गया था और उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। हीर को जब अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो वो झट से उठकर बैठ गई। राघव को अपने इतना करीब देखकर हीर घबराई और बोली, ये क्या तरीका है राघव जी? आप इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ गए? जान, तुमको क्या हो गया है? तुम मुझसे कब से डरने लगी? राघव प्यार से बोला तो हीर बेड से उठ गई और राघव से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। राघव को गुस्सा आ रहा था कि उसकी हीर कितना बदल गई है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, हीर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपना फैसला ले लो। राघव की बात सुनकर हीर चौंक गई और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना आसान नहीं है मेरे लिए फैसला करना। क्यों? क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए फैसला लेने में? मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम श्लोक को आज ही छोड़ दो। बस मुझसे ये वादा करो कि तुम श्लोक को छोड़कर मेरे साथ चलोगी और तब तक श्लोक को खुद के करीब बिल्कुल भी नहीं आने दोगी। राघव ने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा। कहाँ जाने की बात हो रही है? यह श्लोक की आवाज़ थी, जिसे सुनते ही हीर और राघव ने पलट कर देखा तो श्लोक दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों के हाथ को देख रहा था। हीर जल्दी से अपना हाथ राघव के हाथ से छुड़वा लेती है और राघव से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। वो मन ही मन घबरा गई थी कि न जाने श्लोक इस चीज़ को किस तरह से लेगा। सर, वो मैं यहाँ टेरेस की चाबी देने के लिए आया था और मैडम से बोल रहा था कि श्लोक सर के अलावा कोई छत पर ना जाए। ऐसा मुझे गार्ड ने बोला था। राघव ने अपनी तरफ से बात संभालते हुए कहा। श्लोक ने अपना हाथ आगे कर दिया तो राघव ने उसे चाबी दे दी। जब वो जाने लगा तो श्लोक बोला,
तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला है मैंने अभी तक। राघव रुक गया और श्लोक की ओर देखने लगा। श्लोक बोला, हीर को कहाँ लेकर जाना चाहते हो तुम? हीर और राघव दोनों ही श्लोक की इस बात से चौंक गए। हीर बोलने लगी, श्लोक जी, जैसा आप। श्लोक ने अपना हाथ दिखा दिया और गुस्से से भरी आंखों से हीर की ओर देखा, जिससे हीर सहम गई और उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। बोलो राघव, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ खेल खेलोगे और मुझे तुम लोगों की सच्चाई पता नहीं चलेगी? हीर ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? झूठ पर झूठ बोलते रहे तुम लोग। ड्रामा रचा तुम लोगों ने ताकि एक दूसरे से मिल सको, वो भी मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में। श्लोक अपने मन की भड़ास निकाल रहा था। हीर और राघव दोनों ही चुप थे। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? बोलो, क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? श्लोक चीखा तो इस बार राघव भी बोल पड़ा। किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? धोखा तो आपने किया है मेरे साथ। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया आपने। हीर से जबरन शादी की आपने। उसे हासिल करना चाहते हैं ना आप? प्यार तो आपको उससे है नहीं। अपनी बकवास बंद करो। हीर से शादी करने के पीछे मेरी भी मजबूरी थी, वरना मैं उसके साथ कभी जबरदस्ती शादी नहीं करता। यह बात मैं हीर को भी बता चुका हूँ। और जो तुम लोग मिलकर ये झूठ का खेल खेल रहे हो, उसके बारे में कोई सफाई नहीं दोगे? सालू का बॉयफ्रेंड बनकर मेरे घर में घुसे ताकि एक दूसरे से मिल सको। श्लोक ने गुस्से से कहा तो हीर रोते हुए उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, श्लोक जी, ये सच नहीं है। मैं आपको सब बताने वाली थी। मैं श्लोक ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मैंने बोला था तुमसे भरोसा मत तोड़ना मेरा, लेकिन तुमने वही किया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। अरे पहले ही दिन बोल दिया होता कि तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, मैं हट जाता तुम लोगों के बीच से। ये खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, करते हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार। हालात से मजबूर होकर वो आपके साथ बंधन में बंधकर रह गई है। सबको अपनी पावर से डरा कर रखते हैं आप। और हीर भी बेचारी आपके डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई होगी। राघव बोला। उसकी बात सुनकर श्लोक के साथ साथ हीर भी शौक में थी और वो बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं राघव जी? श्लोक जी ने कभी भी मुझे नहीं डराया। बंद करो अपना ये नाटक। श्लोक बोलता है तो राघव ने कहा, तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हीर। वैसे भी ये तुम्हें सिर्फ अपने दादू की वजह से साथ में रख रहे हैं। जिस दिन इनकी वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ये तुम्हें छोड़ देंगे। इस मजबूरी की शादी में सिवाय दुख के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राघव की बोली हर बात श्लोक के दिल में खंजर सी चुभ रही थी। हीर को अपने दिल की मोहब्बत से रूबरू भी नहीं करवा सका था वो। हीर कुछ बोलने को हुई, इससे पहले ही श्लोक बोला, हीर, आज मैं तुम्हें खुद से जुड़े हर रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ इस जबरदस्ती की शादी को निभाने की ज़रूरत नहीं है। तुम राघव के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए आज़ाद हो। अब से ये श्लोक साइकिल कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से ये सब श्लोक ने कहे थे और बिना हीर की तरफ देखे ही वो उस कमरे से बाहर निकल गया। हीर तो किसी भूत की तरह उसी जगह खड़ी होकर अपनी बिखरी हुई जिंदगी को देख रही थी। उसे ना तो अपनी सफाई देने का मौका दिया गया था और ना ही उससे उसका फैसला पूछा गया। श्लोक कमरे से निकलकर छत पर चला गया था। जैसे ही वो छत पर गया तो वहाँ की सजावट देखकर उसके गुस्से की आग को और हवा मिल गई थी। क्या को सोचा था उसने आज कि वो हीर को स्पेशल फील करवाएगा, उससे अपने दिल की बात कहेगा, उसे इतना प्यार करेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में इन पलों को कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन आज हकीकत इस तरह से श्लोक के सामने आएगी, ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो इमोशंस में बह गया। क्यों उसने हीर को खुद के इतना करीब आने दिया? श्लोक ने जाकर उस सारी सजावट को तहस नहस कर दिया। जिस टेबल पर वाइन की बोतल रखी थी उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। फूलों से बने हुए दिल और बाकी सारी सजावट को मिटा दिया। आज काफ़ी सालों बाद श्लोक के दिल को दर्द महसूस हुआ था। उससे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वही ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, हीर! राघव ने आज अपने प्यार को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया था। हीर दो रास्तों के बीच फंसी थी।
जहाँ एक और श्लोक ने उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा था और दूसरी तरफ राघव उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा था। श्लोक जो प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से दूर रहता था, आज उसका दिल टूट गया था, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो हीर के प्यार में पड़ ही गया था। श्लोक ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसमें उसने हीर को अपने साथ जुड़े हर बंधन से मुक्त कर दिया था। हीर की आंखें भर आई थीं, वो अपनी जगह ही जड़ हो गई थी। आज उसकी जिंदगी फिर से बिखर गई थी। वो कुछ दिन पहले भी इस तरह की कशमकश में थी, जब श्लोक ने उसे शादी के लिए मजबूर किया था। श्लोक के साथ रहते हुए उसे कभी भी यह शादी जबरन की नहीं लगी थी, या फिर श्लोक ने लगने ही नहीं दी थी। लेकिन आज वो हीर को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आज़ादी दे रहा था, बिना उसकी मर्जी जाने। आज जो हुआ वो एक ना एक दिन तो होना ही था। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है हीर, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, राघव ने कहा। हम कहाँ जाएंगे? हीर बोली तो राघव ने कहा, मेरे घर, और कहाँ? आपके पेरेंट्स, उन्हें क्या कहेंगे आप? किसे लेकर आए हैं आप अपने साथ? हीर ने पूछा। बता दूंगा उन्हें कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे मेरे माँ बाबा पर पूरा भरोसा है, वो हम दोनों का साथ जरूर देंगे, राघव ने कहा। तो हीर फीका सा मुस्कुरा दी। आप क्या जवाब देंगे उन्हें कि आप किसी शादीशुदा लड़की से प्यार करते हैं? राघव सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगा कि किस मजबूरी के चलते तुमने श्लोक से शादी की थी। और और आपको लगता है कि आपके घर वाले मान जाएंगे? जो लोग मजबूरी में मदद मांगने के लिए अपनी चौखट पर आई लड़की को दुत्कार सकते हैं, वो किसी की छोड़ी हुई पत्नी को कैसे अपना सकते हैं? हीर ने कहा तो राघव चौंक गया। ये क्या बोल रही हो तुम? राघव बोला तो हीर ने कहा, जब मुझे मेरी शादी के नाम पर रची गई साजिश के बारे में पता चला था, तो आप जानते हैं मैं सबसे पहले किसके घर गई थी? राघव ने नामे गर्दन हिलाई तो हीर ने कहा, उस रात मैं सबसे पहले आपके घर गई थी। मुझे लगा था कि भले ही आपने घर पर हमारे बारे में नहीं बताया, लेकिन जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो वो लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं गलत थी। आप जानते हैं आपकी माँ ने मुझसे क्या कहा था उस समय? राघव को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं था। हीर ने कहना जारी रखा, आपकी माँ ने कहा कि अपनी जुबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना लड़की। मेरा बेटा राम है, उसे ये प्यार व्यार जैसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाता, और इतनी बड़ी बात तो कभी नहीं छुपाएगा। उसके लिए दुल्हन मैं खुद चुनूंगी। तुम जैसी भगौड़ी लड़की के साथ तो कभी भी उसकी शादी नहीं हो सकती है, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कोई भी माँ बाप अपनी ही बेटी की जबरन शादी क्यों करवाएंगे, और वो भी उम्र में बड़े आदमी के साथ? सब झूठी कहानियां हैं मेरे बेटे को फंसाने के लिए। राघव तो हक्का बक्का रह गया था यह सब सुनकर। उसे यकीन नहीं था कि उसकी माँ ऐसा कुछ भी बोल सकती हैं। इसलिए वो गुस्से से तमतमाते हुए बोला, तुम होश में तो हो ना हीर? मैं मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। कहीं ये सब श्लोक के साथ रहने के बहाने तो नहीं? ऐसा क्या जादू कर दिया उस श्लोक ने तुम पर, जो उससे अलग ना होने के लिए मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो तुम? इस बार हीर को भी गुस्सा आ गया था, और वो बोली, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपनी माँ से जाकर पूछिए। वो पहले से ही मुझे बहुत बेइज्जत कर चुकी हैं, और अब आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। और रही बात श्लोक जी के साथ रहने की, तो उनके साथ रहने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। पति हैं वो मेरे, उनके साथ रहने का हक उनसे शादी करके पाया है मैंने। आप भी जानते हैं कि शादी जैसे रिश्ते मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। एक समय था जब मैंने आपके साथ अपने भविष्य के सपने सजाए थे, और मैं आई भी थी आपके घर इसी उम्मीद से कि मेरे प्यार का मान रखकर आपके घरवाले मुझे आसरा देंगे। लेकिन उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे भगौड़ी घोषित कर दिया। शायद किस्मत ने मेरी ज़िंदगी में श्लोक जी का साथ लिखा था, इसलिए तो मैं उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां दादू एडमिट थे, और श्लोक जी से टकरा गई। अब श्लोक जी की मर्जी है, वो मुझसे प्यार करें या ना करें, या फिर दादू के जाने के बाद मुझे छोड़ दें। जब तक मैं इस रिश्ते में हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाऊंगी।
हीर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी माँ इस तरह का बर्ताव कभी नहीं कर सकती। तुम श्लोक के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। राघव ने कहा तो हीर बोली, आप अपनी माँ पर इतना भरोसा करते हैं तो जाकर एक बार उनसे पूछिए, या फिर बताइए उन्हें कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। आपके सामने सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। क्या आप अपने माँ बाबा और मुझ में से किसी एक को चुन सकते हैं राघव जी? हीर के इस सवाल पर राघव मौन था। रिश्ते होते ही ऐसे हैं कि हम चाह कर भी उनके बंधन से नहीं छूट सकते हैं। बस वही बंधन मेरा श्लोक जी से जुड़ चुका है और यह बंधन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भगवान के सामने जब उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, तभी मुझ पर सारे हक मिल गए थे उन्हें। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझ पर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई हक नहीं जताया। जब भी मुझे छुआ, मेरी मर्जी से छुआ। मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती और अब आपसे भी यही कहूँगी कि मुझे बुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इतना बोलकर हीर कमरे से बाहर निकल गई। राघव न जाने कितनी देर तक सोचता रहा कि हीर ने जो उससे कहा, क्या वो सच था? इसके बाद वो भी वहाँ से निकल गया। हीर पूरे घर में श्लोक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। अचानक से ही उसे ख्याल आया कि कहीं श्लोक छत पर तो नहीं, और वो जल्दी से छत की ओर जाने लगी। श्लोक जो कि छत पर खड़ा हुआ था, उसने देखा घर से राघव की गाड़ी निकल गई है और अब तक के रुके हुए उसके आंसू बह निकले। आज सच में उसका प्यार उससे दूर हो गया था। जिस हीर को वो आज अपने दिल की बात बताने वाला था, वो हीर आज हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई थी। श्लोक वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपना मुंह घुटनों में दबा लिया था। दूसरी तरफ हीर जब छत पर आई तो छत का नज़ारा देखकर हैरान रह गई थी। पूरी छत पर जगह जगह फूल बिखरे हुए थे। खूबसूरत लाइट्स को खींचकर तोड़ दिया गया था। वो छत की दूसरी साइड आई, जहाँ लिखे हुए आई लव यू हीर को तोड़ दिया गया था, और उसी जगह पर श्लोक अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। यह सब देखकर हीर इतना तो समझ गई थी कि हो ना हो, यह सजावट श्लोक ने ही करवाई थी, और अब नीचे जो भी हुआ, इस बात से नाराज होकर उसी ने सब कुछ तोड़ दिया है। हीर को दिल ही दिल इतनी ज़्यादा खुशी हुई। आज उसे पता चल गया था कि श्लोक के दिल में हीर के लिए क्या फीलिंग्स है। वो जल्दी से श्लोक के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। श्लोक, जो कि अपने दुख में अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था, उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसके पास हीर अपने घुटनों के बल पर बैठी हुई थी और श्लोक की तरफ ही देख रही थी। क्या करेगा अब श्लोक? क्या अब राघव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा या होगा कुछ और? जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।